हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका जो है सी सेट 2019 का पेपर चल रहा था, तो आज इसका जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज आपका 31वां प्रश्न है। यदि 1 से 1000 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5 जो है कितनी बार आएगा। यानी कि साधारण भाषा में अगर कहें तो अगर 1 से लेकर 1000 तक की गिनती लिखी जाए तो उसमें 5 जो अंक है वो कितनी बार आएगा, ये आपको काउंट करके बताना है। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि भाई 1 से लेकर 1000 तक की गिनती है, कैसे करेंगे, कैसे 5 को आइडेंटिफाई करेंगे, 5 कितनी बार आ रहा है। लेकिन इसको अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप समझेंगे तो आप इसको बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए, हमें यहाँ पर आप अगर समझें तो हमें 1 से लेकर 1000 तक नहीं, बल्कि आप देखें 1 से लेकर 999 के बीच में ही हमें फाइंड आउट करना है। भाई 1000 में तो ऑब्वियस सी बात है 5 है ही नहीं। यहाँ पर आप ये बात तो जानते होंगे, पढ़ा होगा 5th या 6th में कि ये इकाई का अंक होता है, ये वाला दहाई का होता है और ये वाला सैकड़े का अंक होता है। तो हम भी यहाँ पर यही करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक, उसके बाद 1 से लेकर 1000 तक इकाई वाले स्थान पर 5 कितनी बार आ रहा है। फिर हम देखेंगे दहाई वाले अंक स्थान पर 5 कितनी बार आ रहा है, सैकड़े वाले में कितनी बार आ रहा है। तो ऐसे करके बाद में क्या करेंगे, इन सबका जो रिजल्ट निकलेगा उस सबको जोड़ देंगे और हमें फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जो यूनिट डिजिट कहते हैं या फिर इकाई का अंक जिसे कहते हैं, तो इकाई के स्थान पर कितनी बार आ रहा है। तो इकाई के स्थान पर हम देखने के लिए पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में देख लेते हैं। तो 1 से 100 तक की गिनती में अगर हमें पता चल जाएगा तो बाद बाकी कितने बचे, 9, 10 और बचे हैं इन सबको मिलाकर। यानी 1 से 100 तक, उसके बाद 9 और बचे हैं, तो उन सबको अगर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका पूरा बन जाएगा आपका 1 से 1000 तक का इकाई का अंक। तो यहाँ पर अगर 1 से 100 तक की गिनती में देखें तो आप देखेंगे 505, इसके बाद 15, इसके बाद आपका 25, इसके बाद आपका क्या है 35, 45, 55, 65, 75, ठीक है, 85 और 95। अब देखिए, इन सब में आप ये देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या है, इकाई के स्थान पर आपका 5 है। ये आप इकाई के स्थान पर 5 देख पा रहे हैं। इन सबको अगर जोड़ें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि आप देख रहे हैं कि 1 से 100 तक की गिनती में 10 जगह पर जो है, यानी कि इकाई के स्थान पर जो है 10 जगह पर क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 5 डिजिट आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है। यहां तक बात क्लियर है आपको। अब देखिए, ध्यान देना, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। 1 से 1000 तक की गिनती में जैसे हमने अभी यहां पे थोड़ा इसको डिवाइड कर लिया, 1 से 100 तक का एक पार्ट ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कितने पार्ट बनेंगे। यानी एक तो आपका ये पार्ट बनेगा 1 से 100 तक का। अगला पार्ट आपका कौन सा होगा, 101 से लेकर 200 तक का एक पार्ट होगा। फिर एक अगला पार्ट जो होगा वो 201 से लेकर कहां तक होगा, 300 तक होगा। अगला पार्ट जो होगा आपका कहां से कहां तक होगा, 301 से लेकर कहां तक, यानी कि ये 400 तक जाएगा पार्ट। अगला इसका होगा स्लॉट जो होगा वो होगा 400 तक जाएगा। 401 से लेकर कहां तक होगा, 500 तक होगा। अगला स्लॉट इसका जो होगा वो 501 से लेकर कहां तक जाएगा, 600 तक होगा ये वाला। अगला वाला यहां पर अगर देखें तो कहां से, 601 से लेकर ये कहां तक होगा, ये आपका 700 तक होगा। अगला वाला अगर यहां पर आप देखें तो यहां पर कहां, 701 से लेकर कहां तक, 800 तक होगा। और ये वाला कहां तक होगा, 801 से लेकर कहां तक, यानी कि ये होगा 900 तक। इसके बाद एक अगला बचा, ये वाला कहां तक होगा, यानी कि ये होगा आपका 901 से लेकर आपका 1000 तक। यानी कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कुल मिलाकर आपके कितने स्लॉट बन रहे हैं। अगर हम इसको अगर पार्ट के रूप में देखें तो आपका पहला स्लॉट बन रहा है, दूसरा स्लॉट बन रहा है, तीसरा बन रहा है, यहाँ पर थर्ड स्लॉट बन रहा है, फोर्थ बन रहा है। ऐसे करते करते आपके यहाँ पर टोटल 10 स्लॉट तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर टोटल 10 स्लॉट तैयार हो रहे हैं। जब एक स्लॉट में आपको 10 टाइम्स निकल रहा है इकाई का अंक, तो ऑब्वियस सी बात है आपके 10 स्लॉट में कितनी टाइम निकलेगा, यानी 10 स्लॉट जो बन रहे हैं आपके 1 से लेकर 100 तक, 101 से लेकर 200। अब देखिए, यहाँ पर हमको आपको समझा भी देते हैं। अगर आप 101 से लेकर 200 में भी काउंट करेंगे तो यही पैटर्न तो फॉलो होगा, बस फर्क ये हो जाएगा वहां पर इनके आगे एक एक लग जाएगा। ऐसे करके भाई, ऐसे करके एक एक लग जाएगा इनके आगे, और यही तो होगा, अंक तो वही निकलेगा। यानी इकाई का अंक की जो इकाई का अंक है जो हम निकालना चाह रहे हैं वो तो वही तो 10 टाइम ही आएगा। तो ऐसे करके हम यहाँ पर जो 1 से लेकर 1000 तक हमारे कितने स्लॉट बन रहे हैं, 10 स्लॉट बन रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 1 से 1000 तक कितनी बार आएगा अंक, 1 से लेकर 1000 तक आपका आएगा 10 × 10, यानी 10 टाइम्स तो आ रहा है आपका एक में। तो ऑब्वियस सी बात है 10 स्लॉट में टोटल तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 100 टाइम्स। यानी कि ये 1 से लेकर 1000 में इकाई वाले स्थान पर, ये इकाई वाले स्थान पर कितनी बार आएगा, ये 100 टाइम आएगा। अब हम यहां पर देखते हैं जो दहाई वाला अंक है उसमें कितनी बार आएगा।
दहाई वाले अंक में। तो दहाई वाले के लिए भी पहले हम भाई 1 से लेकर 100 वाला ले लेते हैं। 1 से लेकर 100 तक दहाई वाला अंक कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? 1 से लेकर 100 तक आपको दहाई वाला अंक जो है 50, 51, 52, 53, 54, 55। अब देखिए कुछ लोगों के मन में होगा कि 55 तो आपने ऊपर ले लिया। नहीं, 55 में हमने ये वाला है, ये यूनिट डिजिट देखा था, सेकंड डिजिट नहीं देखा था। यहाँ पर 56, ये 57, ये आपका 58 और ये आपका 59। इन सबको अगर आप काउंट करेंगे तो ये भी 10 है आपकी, यानी आप ये देखेंगे ये भी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी दहाई का अगर अंक हम 1 से 100 के बीच में देखें 5 का अंक, तो ये 10 टाइम्स आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 से 1000 में दहाई का अंक कितनी बार आएगा? यहाँ पर भी आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। दहाई जो है आपकी 1 से लेकर 1000 में आपकी जो है यहाँ पर कितनी बार आएगी? 10 × 10, यानी कि 100 टाइम्स आएगी, 100 बार आएगी। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? अब सैकड़े के स्थान पर देखते हैं। अब देखिए सैकड़े के स्थान पर देखने के लिए आपको अगर बीच में देखें तो यहाँ पर ये वाला जो है, यानी 501 से लेकर 600 के बीच वाला स्लॉट है, यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर आपका 5 आ रहा है, यानी यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर आपका 5 अंक आ रहा है। तो हम यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर इसी में देखेंगे। सैकड़े का स्थान चूंकि हर किसी में सैकड़े के स्थान पर नहीं है, केवल इसी वाले में आपको देखने को मिल रहा है। तो सैकड़े के लिए क्या करेंगे हम? 500 से लेकर आपका कहाँ तक? ये 599 तक है, ठीक है। और 500 से लेकर 599 तक आपका कितनी बार आता है? 100 टाइम्स आता है, 100 बार आता है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन सब की जो जितनी बार निकला है उन सबको आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। आप इन सबको जोड़ दीजिए, यानी कि ये वाला 100 इकाई वाला, यहाँ पर दहाई वाला 100 और सैकड़े वाला 100, कितना हो गया? यानी कि 300 टाइम। कहने का मतलब ये है कि 1 से 1000 तक की जो गिनती है, इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा मिलाकर तीनों स्थानों को अगर मिलाकर हम देखें तो अंक 5 जो है वो 300 बार आएगा। तो यही तो आपका आंसर है। 31 का आंसर होगा आपका सी वाला। बड़ा सिंपल है, अगर सिस्टमेटिक तरीके से इसको समझें करें तो बहुत आसान हो जाएगा ये। 32वां प्रश्न है अब आपका। एक ठोस घन को पीला, नीला और काला इस प्रकार रंगा गया है कि इसके विपरीत फलक एक ही रंग के हैं, यानी कि यहां पर बोला गया है कि इसके जो विपरीत फलक हैं वो सेम कलर के हैं। तब इस घन को 2 भिन्न आमापों के 36 घनों में से इस प्रकार काटा गया है कि 32 घन छोटे हैं और अन्य 4 घन बड़े हैं, यानी यहां पर 32 घन छोटे हैं और अन्य 4 घन बड़े हैं। बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं रखा गया है। कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है? कितने घन ऐसे हैं जिनमें केवल एक फलक आपका जो है ये कलर्ड है, ये बताया गया है। अब देखिए यहां पर अगर आप देखें, थोड़ा सा इस पर नोटिस करें, तो ये यहां पर बोला गया है जो बड़ा वाला है, यानी कि सबसे पहले समझ लेते हैं, एक आपका बड़ा सा घन है, उसको हमने क्या किया है? 32 छोटे क्यूब में डिवाइड किया है, 32 स्मॉल साइज के हैं और 4 इसमें क्या है? बड़े साइज के, यानी कि थोड़े से मीडियम साइज के बोल सकते हैं। तो ऐसे करके आपका एक बड़ा सा जो घन है हमने इस तरह से डिवाइड किया है, 32 स्मॉल में, 4 मीडियम में। तो हम जब बड़े घन को हम डिवाइड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से निकल कर आ जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, यानी इसमें ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं कितने हैं आपके? ये 16 क्यूब ऊपर की तरफ है, यानी कि यहाँ पर ऊपर की तरफ कितने क्यूब हैं? 16 क्यूब हैं आपके यहाँ पर। नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे? यहाँ भी आपके 16 क्यूब होंगे यहाँ पर, ठीक है। बीच में आपके कितने हैं यहाँ पर? ये आपके 4 हैं, एक दूसरा आपका पूरा ये है, ये वाला है, ये सेकंड है, एक थर्ड है और एक पीछे की तरफ है इसके। तो ऐसे बड़े वाले इसमें बीच में कितने हैं? टोटल 4 क्यूब हैं। यहां तक बात आपको क्लियर है? अब देखिए यहां पर जो हमें रंगों की जानकारी दी हुई है, और रंगों की जानकारी से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, ये मैं हकीकत बता दे रहा हूं, रंगों की जानकारी से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहां पर यह पूछा गया कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है, इस जानकारी पर फोकस देना है हमें। रंग वाली जानकारी तो आपको केवल भ्रमित करने के लिए दी गई है, कह सकते हैं आपको जो है थोड़ा और दिमाग पर जोर डालने के लिए या प्रश्न को बड़ा करने के लिए दी गई है। रंग की जानकारी से कोई लेना देना यहाँ पर है ही नहीं। तो समझने वाली बात यह है, हमने जो घन के बारे में बेसिक नॉलेज आपको पहले भी दी थी और अभी भी दे रहे हैं कि एक घन में अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास माचिस की डिब्बी है या फिर पासा है, उसमें देख लीजिए एक घन में टोटल कितनी फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, यानी 8 आपके क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं। आप देख लीजिए ये आपका कॉर्नर है आपका। तो कॉर्नर पर जो क्यूब होता है ये 3 साइड से रंगा हुआ होता है, एक इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से। समझ रहे होंगे आप? यानी कॉर्नर वाला जो क्यूब होता है ये 8 साइड से, सॉरी 8 जो कॉर्नर वाले क्यूब हैं ये 3 साइड से रंगे होंगे, यानी ये 3 साइड जो है यहाँ पर कलर्ड होंगे। ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। अब कॉर्नर वाले तो हो गए, कॉर्नर वाले तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है।
अब यहाँ पर बोला गया है कि अगला वाला कौन सा है, अगला वाला जो आपका जो बचा हुआ है वो है आपका एजेस। एक घन में कितनी एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं। अब देखिए एजेस की बात कर लें तो एजेस आपकी ये वाली होती हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली एजेस होती हैं, ये वाली। और इनमें भी अगर आप देखें तो एजेस में ये वाले जो हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, एजेस पर जो मौजूद घन होते हैं ये 2 साइड पेंटेड होते हैं, ये ऐसे करके, ये वाले, ठीक है। यानी एजेस पर जितने होते हैं वो कितने, 2 साइड पेंटेड होते हैं, 2 साइड पेंटेड होते हैं। अब देखिए ध्यान देना यहाँ पर नीचे थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एजेस पर जो घन है, एजेस पर जो मौजूद क्यूब हैं, ये आपके 2 साइड पेंटेड हैं, तो यहाँ पे जो बीच में आपके ये वाले क्यूब दिख रहे हैं, बीच में आपका ये वाले जो दिख रहे हैं, जो बोला गया है ये वाले जो आप दिख रहे हैं बीच में, तो ये सब क्या है, ये एजेस पर ही तो है, ये भाई ये तो एजेस पर ही तो मौजूद है। तो ऑब्वियस सी बात है इनका 2 साइड तो ये पेंटेड होंगी, ये वाली भी होगी पेंटेड, और ये वाली भी होगी, ये वाली भी होगी, इसके अपोजिट वाली भी होगी, यही तो होगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो उसमें आ गए, एजेस में ही काउंट होंगे ये तो। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर बचा हुआ हिस्सा कौन सा है, जिसमें केवल एक साइड पेंटेड हो, तो यहां पर बचा हुआ हिस्सा आपका ये वाला है। यानी कि ये आप डॉट पर ध्यान देना जो मैं बना रहा हूं, ये वाला हिस्सा, ये 4 घन आपके यहां पर हैं ऐसे, 1 2 3 4, और 4 ही सेम यहां पर नीचे की तरफ है, 4 ही आपके जो है ये नीचे की तरफ है, जिनकी हम केवल एक साइड जो है पेंट कर सकते हैं। तो आपके टोटल घन कितने हुए ऐसे, 4 + 4 यानी कि 8 घन आपके ऐसे हुए जिनकी हमें केवल एक साइड, एक फलक रंगना है। देखिए यहाँ पर कलर की जो जानकारी दी हुई है उससे हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो उसको फिल करके भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो डायरेक्ट पूछा गया है सिंपल लैंग्वेज में, उसका आंसर मैंने आपको दे दिया, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, केवल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है प्रश्न को, प्रश्न इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। 33वां प्रश्न है अब आपका, ए और बी स्टील के 2 भारी खंड हैं, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ए वाला आपका स्टील का जो भारी खंड है, इसका वेट कितना है, 100 kg है, हमने अज्यूम कर लिया। कुछ इस तरह से है, यानी ए वाला खंड आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ये ए वाला खंड है आपका, इसके ऊपर एक बी वाला खंड और ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो बोला गया है, ये बोला गया है कि जो बी वाला जो खंड रखा है, इसका ए का तो हमने मान लिया कितना है, 100 किलोग्राम है। तो बोला गया है कि जब ए को ए के ऊपर बी वाला रखा जाता है तो 60% वेट और बढ़ जाता है, यानी कि 100 का 60% क्या होगा, 60 किलोग्राम। यानी कि हम यहाँ पर जब ए के ऊपर इस वाले को रखते हैं तो कितना वेट बढ़ जाता है आपका, यहाँ पर आपका 60 किलोग्राम वेट और बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर मिलाकर कितना हो गया वेट, भाई इन दोनों का अगर वेट जोड़ दें कितना हो गया, ये 160 किलोग्राम हो गया। अब आगे बोलना, यहाँ पर आगे बोला गया है कि यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए बी को हम यहाँ से ऊपर से हटा दें, तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में, तो फिर ए और बी का सम्मिलित वजन जो कितना है 160 किलोग्राम है, इससे कंपेयर किया गया है। हम मान लेते हैं यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है प्रश्न में कि भाई मान लीजिए हमने 60 किलोग्राम वजन जो है बी का ऊपर से हटा दिया, तो ए प्लस बी का जो वजन है, यानी ए प्लस बी का कितना है 160 किलोग्राम है, इसके कितना ये वजन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज में पूछा गया है तो हम 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। काट लीजिए आप इसको, तो आप जब इसको काटेंगे ये आपका 3 टाइम और ये आपका 8 टाइम, यहाँ पर आपका आ जाएगा ऐसे करके 300/8। जब आप इसको काटेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर 37.5%। तो यहाँ पर यही आपका आंसर है डी वाला, यानी कि आपका 37.5% वजन कम हो जाएगा। 34वां प्रश्न है अब आपका, श्रीमान एक्स के 3 बच्चे हैं, पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है और दूसरे का नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है। उसके तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है, जो 20 दिसंबर को पड़ता है। यानी इनका एक बच्चा जो है 20 दिसंबर को तीसरा वाला बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका जन्मदिन जो है यानी 20 दिसंबर वाले दिन कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए यहाँ पर कौन कौन से महीनों का जिक्र हुआ है, अप्रैल का जिक्र हुआ है और नवंबर का जिक्र हुआ है। तो अप्रैल का महीना हो या फिर आपका जो नवंबर का महीना हो, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ये दोनों महीने जो आपके हैं 30 दिन के होते हैं, 30 दिन के महीने होते हैं, ये बात आप जानते हैं। अप्रैल का भी महीना 30 दिन का होता है और नवंबर वाला महीना भी आपका जो है 30 दिन का होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसमें 4 तो आपके क्या होंगे, 4 पूरे यहाँ पर आपके सप्ते होंगे और प्लस 2 दिन जो है यहाँ पर 2 डेज जो है अतिरिक्त होंगे। अब देखिए कैलेंडर की भाषा में जो आपके किसी महीने में दिन अतिरिक्त होते हैं उनको ऑड डेज बोला जाता है।
ये बात मैं पहले क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ऑड डेज यहाँ पर कई बार रिपीट होगा शब्द, हो सकता है बाद में कोई बच्चा यहाँ पे कमेंट करे, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। किसी भी महीने में जो पूरे पूरे वीक निकल जाते हैं, 4 वीक होते हैं किसी महीने में पूरे पूरे, तो वो पूरे पूरे वीक निकाल कर जितने दिन शेष बचते हैं उनको हम ऑड डे बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अप्रैल और नवंबर में आपके 2-2 दिन अतिरिक्त बच रहे हैं, 4 वीक निकाल के, 4 सप्ते निकाल कर, तो ये दोनों क्या है, ये 2-2 दिन ऑड डे बोले जाएंगे। यानी अप्रैल में भी 2 ऑड दिन हो गए और नवंबर में भी 2 ऑड दिन हो गए। यहां तक बात क्लियर है। अब हम कंडीशन पर आते हैं। आपके प्रश्न में जो बोला गया है कि किसी बच्चे का जो जन्मदिन है ये अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है, तो देखिए यहां पर अगर बेसिकली पहली तारीख को अगर मान लेते हैं सोमवार है, तो ऑब्वियस सी बात है 29 को भी सोमवार ही होगा भाई। 4 वीक तो यानी कि 4 वीक तो पूरे पूरे हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 ही ऐसे दिन होंगे जो कि रिपीट होंगे यहाँ पर। यानी मान लीजिए किसी महीने में 2 ऑड दिन पड़ रहे हैं तो 2 दिन यहाँ पे रिपीट होंगे, 3 ऑड दिन पड़ रहे हैं तो 3 ऑड दिन यहाँ पे रिपीट होंगे, इससे ज़्यादा यहाँ पर रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पर जो बोला गया है यानी कि 1 अप्रैल और क्या है 2 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल या फिर 2 अप्रैल, इनको क्या है, इनको अगर मंडे पड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका 29 को भी मंडे ही पड़ेगा और आपका 30 को भी यहाँ पर क्या है मंडे ही पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यानी अगर आप खुद देख लीजिए कि 1 अप्रैल को अगर हमने मंडे मान के चलते हैं या फिर हम 2 अप्रैल को मंडे मान के चलते हैं, 1 अप्रैल के हिसाब से क्या 29 को मंडे हो जाएगा आपका दोबारा 5वां मंडे, 5th मंडे आपका जो 5वां 29 को हो जाएगा, और 2 के हिसाब से 5वां, अगर 2 को अप्रैल को मंडे मान के चलते हैं तो आपका 5वां मंडे जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 30 तारीख वाला पड़ने वाला जो मंडे होगा वो 5वां हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। सेम इसी तरह से आपका क्या है, सेम इसी तरह से आपका यहाँ पर नवंबर का भी है। नवंबर का भी सीन यही है कि नवंबर में अगर हम 1 को या फिर 2 को अगर हम मान लेते हैं क्या है कि ये 1 और 2 जो नवंबर है ये आपका क्या है थर्सडे है, यानी कि बृहस्पतिवार है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी जो 29 वाला होगा 29वां दिन होगा या फिर 30वां जो दिन हम होगा ये भी आपका क्या होगा, ये भी थर्सडे ही होगा। ठीक है, यानी 1 अगर हमने थर्सडे माना है तो ऑब्वियस सी बात है 29 वाला यहाँ पे थर्सडे होगा। 2 अगर हमने थर्सडे माना है तो ऑब्वियस सी बात है 30 दिन आपका 30वां वाला जो दिन होगा ये आपका 5वां थर्सडे होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5वां पूछा गया है, 5वां दोनों में 5वां जिक्र हो रहा है ये वाला। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर आप समझ लेते हैं कि अप्रैल से लेकर जो नवंबर का महीना है यहाँ तक कितने और दिन पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं अप्रैल का। अप्रैल में आपका अप्रैल के महीने में कितने और दिन हैं आपके, अप्रैल के महीने में आपके 2 और दिन पड़ रहे हैं। 30 का महीना होता है तो 2 और दिन हो गए। मई की बात कर लें, मई का महीना जो होता है आपका कितने का होता है, 31 दिन का होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसमें 3 और दिन हो गए। जून की बात कर लें तो जून का महीना कितने का होता है, 30 का होता है, यहाँ पर आपके 2 और दिन हो गए। जुलाई की बात करें, जुलाई का महीना जो है आपका कितने का होता है, 31 का होता है, तो इसमें कितने और दिन हो गए आपके, 2 और दिन हो गए। अगस्त की बात करें यहाँ पर तो अगस्त का महीना कितने का होता है, सॉरी जुलाई का महीना आपका 31 का होता है, तो इसमें 3 और दिन हो गए। अगस्त का महीना आपका कितने का होता है, ये भी 31 का ही होता है, तो इसमें भी 3 और दिन हो गए आपके। सितंबर का महीना कितना होता है, सितंबर का महीना जो होता है उसमें 30 दिन होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 2 दिन अतिरिक्त बचे, यानी 2 दिन यहाँ पे और हो गए। इसके बाद अक्टूबर का महीना कितने का होता है, अक्टूबर का महीना 31 का होता है, यानी इसका मतलब क्या है, 3 दिन इसमें अतिरिक्त बचे, तो यानी कि इसमें 3 दिन और हो गए, 3 दिन और हो गए। अब चूंकि हमें कहाँ तक निकालना है, यहाँ तक, यानी हमें अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ही तो काउंट करना है। नवंबर का तो महीना दिया ही है, फिर से हमें यहाँ पर नवंबर के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो अक्टूबर तक के और दिन हम पहले काउंट कर लेते हैं। उसके बाद नवंबर के बाद की इन्फॉर्मेशन बाद में काउंट करेंगे, पहले हम अप्रैल से लेकर अक्टूबर के महीने ये पहले हम काउंट कर लेते हैं। तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर यानी 2 और 3 कितना हुआ, 5 और 2 7 और 3 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 18 और डेज देखने को मिल रहे हैं, 18 और डेज देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्या है इसका, जो 18 और डेज हैं आपके, यानी 18 जो और डेज आपके पड़ रहे हैं, ये आपके कितने के इक्विवेलेंट हैं, ये आपके जो इक्विवेलेंट हैं आपके 4 और डेज के इक्विवेलेंट हैं। कैसे हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, कैसे इक्विवेलेंट है वो मैं आपको यहाँ पर अभी लाइव डेमो दे देता हूँ। देखिए 18 और डेज में आप देखेंगे तो 18 में कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनना है आपका, 14 + 4 का तो बनना है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, एक वीक जो होता है हमारा, एक 1 वीक जो होता है हमारा कितने का होता है, 7 दिन का होता है। ठीक है, क्योंकि ये 14 दिन तो आपके 2 वीक से निकल गए पूरे पूरे, अब यहाँ पे कितने दिन अतिरिक्त बचे,
4 दिन ही तो अतिरिक्त बचे, तो ये 4 ऑड डे हो गए। यानी कहने का मतलब क्या है, 18 ऑड डे जो है इक्विवेलेंट किसके हैं, ये 4 ऑड डे के हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, किसी को डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं, अब यहां पर अपनी जो कंडीशन हमने मान के चले थे, मान लेते हैं हमारी जो कंडीशन हम लेके चले थे अप्रैल के महीने की, कि अप्रैल में आपका मान लेते हैं इफ आपकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल आपकी क्या है, अगर हम 1 अप्रैल को मंडे मान के चलें, 1 अप्रैल को हमने मंडे मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें अगर हम मंडे में, जो आपका मंडे का दिन है, इसमें अगर हम 4 ऑड डे जोड़ें, जो हमारे 4 ऑड डे निकले हुए हैं, ठीक है, तो इसमें अगर हम 4 ऑड डे जोड़ें यहाँ पर प्लस 4 ऑड डे इसमें अगर हम जोड़ें, तो हमारा जो नवंबर वाला जो होगा देन, ठीक है। अब देखिए मंडे के बाद चौथा दिन कौन सा पड़ता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, इधर पड़ता है फ्राइडे। तो यहां पर आपका जो 1 नवंबर है, आपका 1 नवंबर, तो इसका जो पहला दिन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये आपका फ्राइडे हो जाएगा, ये आपका फ्राइडे हो जाएगा। लेकिन हमारी जो पहली कंडीशन जो हम मान के चले हैं 1 अप्रैल को अगर मंडे है, और हम उस अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं यहाँ पर, यानी 1 अप्रैल को मंडे माना है हमने, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमारा 1 नवंबर वाला दिन फ्राइडे हो जाएगा। जो कि अगर 1 नवंबर अगर फ्राइडे हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इस वाले नवंबर वाले महीने में जो थर्सडे वाला 5वां बृहस्पतिवार वो आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई 1 को जब हमारे को फ्राइडे हो गया तो आपका सेकंड वाला ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आपका हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 के हिसाब से आपका 29 वाला, यानी 29 नवंबर आपका फ्राइडे बन जाएगा, और सेकंड के हिसाब से यहाँ पे 30 नवंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सैटरडे बन जाएगा। तो आपकी जो कंडीशन थी यहाँ पर बृहस्पतिवार वाली, ये यहाँ पर नहीं लागू होगी। तो ये वाला केस तो आपका पॉसिबल है ही नहीं, यानी ये जो केस है आपका ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये केस आपका बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पतिवार नहीं आएगा। अब चलिए अगला केस क्या बनना है, अगला केस आपका यहाँ पर ये बनना है कि मान लेते हैं कि आपका सेकंड वाले को, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में कहा है अप्रैल का 5वां सोमवार, तो हो सकता है भाई अप्रैल का 5वां सोमवार सेकंड वाला हो, 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा हो और ये 30 को पड़ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगले केस में आप देख लेते हैं, अगले केस में जो है 2 अप्रैल जो है आपकी क्या है, 2 अप्रैल जो है आपकी, ये अगर हम मान लेते हैं इसको मंडे, 2 अप्रैल को मंडे मान लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड से पहले वाला दिन कौन सा, पहली तारीख को क्या पड़ेगा यहाँ पे, 1 वाले को क्या पड़ेगा यहाँ पर संडे होगा, 1 को संडे पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप लगा लीजिए इस संडे से, इसमें 4 और दिन जोड़ दीजिए और नवंबर का निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसमें 4 और दिन जोड़कर आप नवंबर का निकालें, तो यहाँ पर आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर यानी इसके हिसाब से आपको ये प्राप्त होगा कि 1 नवंबर जो है आपका, 1 नवंबर के दिन यहाँ पर आपका क्या निकल कर आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा इसके हिसाब से। यानी कि यहाँ पर ये हमें प्रूव हो गया, यहाँ तक प्रूव हो गया कि 2 अप्रैल को आपका जो है वो मंडे है, और उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हम जो है अगर हम 1 नवंबर तक पहुँचते हैं तो 1 नवंबर का दिन जो है जो कंडीशन में दिया हुआ है, ये दिन आपका क्या हो जाएगा, आपका थर्सडे हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब 1 नवंबर आपका क्या है, थर्सडे है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका 29 नवंबर भी क्या होगा, आपका यही होगा। 29 नवंबर भी आपका क्या होगा, ये भी आपका थर्सडे ही तो होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब 29 आपका जो है नवंबर जो थर्सडे है, इसका मतलब ये 30 नवंबर आपका क्या होगा, 30 नवंबर आपका जो है ये आपका 30 नवंबर अगर हम देखें तो 30 नवंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम चलते हैं, अब अगले महीने में प्रवेश करते हैं। अब आपका आ गया, इससे आगे क्या आ जाएगा, इससे आगे आपका आ जाएगा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर, तो जब हमारा 30वां जो नवंबर है ये फ्राइडे है, तो 1 दिसंबर क्या होगा, 1 दिसंबर को आपका सैटरडे होगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब यहां कैलकुलेट कर लीजिए, हमें 20 तारीख को तो देखना है 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है। तो जब 1 दिसंबर को सैटरडे है, इसका मतलब क्या हुआ, अगला सैटरडे यहाँ पे कब पड़ेगा, अगला सैटरडे आपका जो है 8 को पड़ेगा। 8 दिसंबर को आपका जो है अगला सैटरडे होगा यहाँ पर। इसके बाद 8 के बाद आपका कब, यहाँ पर आप कर लीजिए 15 को आपका अगला पड़ेगा। 15 दिसंबर को आपका क्या पड़ेगा, अगला सैटरडे पड़ेगा। जब हमारा 15 दिसंबर को सैटरडे है तो 16 को क्या होगा हमारा, 15 दिसंबर को सैटरडे है तो 16 को क्या होगा हमारा, 16 को हमारा संडे होगा। 17 को हमारा क्या होगा, 17 को हमारा मंडे होगा, ठीक है, यहाँ पे मंडे लिख देते हैं, एम बना देते हैं। 18 को क्या होगा, 18 को हमारा ट्यूसडे होगा। 19 को हमारा क्या होगा, 19 को हमारा वेडनेसडे होगा। और 20 को क्या होगा, 20 को हमारा थर्सडे होगा। यानी कहने का मतलब क्या है
इस आदमी के, एक्स आदमी के जो है तीसरा बच्चा जिसका जन्मदिन 20 दिसंबर को पड़ता है, इस दिन थर्सडे होगा। तो यही आपका आंसर है, यानी कि बृहस्पतिवार। तो 34 का आंसर होगा आपका बी वाला। देखिए इस तरह के प्रश्न जो हैं काफ़ी लेंथी प्रश्न होते हैं। अगर आपको कैलेंडर का ज्ञान है तो आप निकाल पाएंगे, और कैलेंडर का ज्ञान नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, छोड़ना बेटर है। तो यहां पर आंसर है 34 का आपका बी वाला। आगे बढ़ते हैं। यहां पर निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों पर विचार कीजिए। कुछ चूहे बिल्लियां हैं, यानी कि यहां पर बोला गया है कि जो कुछ चूहे हैं, रैट्स, ये क्या है आपके, ये कैट्स हैं। कुछ रैट्स जो हैं आपकी क्या है, ये कैट्स हैं। कुछ बिल्लियां जो हैं वो कुत्ते हैं, यानी कुछ कैट्स जो है आपकी क्या है, ये आपकी जो है डॉग्स हैं। यहां तक बात क्लियर है। कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, यानी इनमें से कोई भी जो है आपका क्या है, काव नहीं है। कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई आपकी। अब निष्कर्ष क्या क्या दिया हुआ है, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है। देखिए यहां पर अगर आप देखें, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, तो कोई भी गाय और बिल्ली में कोई संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि ये आपका स्टेटमेंट, निष्कर्ष पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड है, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है। कोई भी कुत्ता और चूहा, इनमें भी कोई संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। कुत्ता और चूहा के मध्य कोई संबंध आप देख रहे होंगे, ये भी इसमें कोई संबंध आपको निकल कर नहीं आ रहा है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, कुछ बिल्लियां चूहे, यानी ये वाला पोर्शन कहा जा रहा है कुछ बिल्लियां चूहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर यानी तीसरा वाला निष्कर्ष यहाँ पे निकल के आ सकता है। तो यहाँ पर यही आंसर है। उपयुक्त निष्कर्षों में से कौन सा इन कथनों से निकाले गए हैं, तो आपका सी वाला। तो 35 का आंसर होगा यहाँ पर सी वाला। 36वां प्रश्न है अब आपका, चार समांतर रेखाओं के एक समुच्चय से, जो कि चार समांतर रेखाओं के एक अन्य समुच्चय से प्रतिच्छेदी है, बनाए जा सकने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई आपकी चार पैरेलल लाइन है, इस तरह से मैं बना के दिखा दे रहा हूं, 1 2 3 4। ठीक है, चार आपकी जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से हैं, पैरेलल हैं जो कि, और चार आपकी जो है वर्टिकल लाइन इन पर डाली गई हैं, इनको काटती हुई 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके चार ये लाइन डाली गई हैं। तो पूछा गया है यहाँ पर कि एक चार समांतर रेखाओं से एक समुच्चय से, जो कि चार समांतर रेखाओं के एक अन्य समुच्चय से प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेद हो रहा है यहाँ पर, बनाए जा सकने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज तो होगी कि ये ऊपर से जो लाइनें डाली गई हैं इनको कॉलम बोलते हैं, यानी कि आप ये देख रहे होंगे ये सब क्या है, ये आपके कॉलम हैं, ये कॉलम बोली जाती हैं, कॉलम। ठीक है, और ये आपकी रो बोली जाती हैं, ये आपकी रो बोली जाती हैं, ऐसे करके ये सब रो बोली जाती हैं। तो यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए दो तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम दो तो लाइनें, दो तो आपके होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो है ये जो प्रश्न है आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से होगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, चूंकि यहाँ पर चार समांतर रेखाओं का समुच्चय है और इनमें से हमें समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए दो रेखाएं चाहिए ही चाहिए। तो आपका एक केस बन जाएगा आपका, किन के लिए, कॉलम के लिए एक केस बन जाएगा आपका 4C2, ये कॉलम के लिए एक केस बन गया। ऐसे ही एक केस और बन जाएगा, ये आपका बनेगा किसके लिए, ये आपका रो के लिए बनेगा, तो रो के लिए भी आपका केस बन जाएगा 4C2। अब देखिए यहाँ पर आप ये C2 वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन का, ये होता है फॉर्मूला NCR फॉर्मूला होता है। इसका मतलब होता है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल अपॉन मैं बोल रहा हूँ इंटू n - r इनका फैक्टोरियल। अब देखिए वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए आप, आपके सामने वैल्यू दी हुई है, तो 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन r कितना है हमारा, r यहाँ पर 2 है, क्योंकि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए दो तो आपको चाहिए, दो तो ये एक ये चाहिए, एक ये चाहिए। ठीक है भाई, चार लाइनें हैं, चार में से दो लाइनें चाहिए समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए। इसी तरह से रो वाली दो लाइनें चाहिए, ये वाली लाइन भी चाहिए, ये वाली लाइन भी चाहिए, तो ये दो ही तो निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 × 1, n में से r घटाया आपने तो कितना बचा, n में से r जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा, ये भी 2 बचेगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 1 ये भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये कट गया आपका 4, यहाँ पे कितना बचा 6 बचा ये वाला, तो यहाँ पर 6 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके एक 4C2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, और ये भी सेम ही है वैल्यू, तो इसका मतलब ये हो गया 36। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 36 समांतर चतुर्भुज बनाए जा सकेंगे। तो यहाँ पर यही आपका आंसर है आपका डी वाला।
तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का प्रश्न था। 37वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान संख्या नियत की गई है। एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है यदि और केवल यदि पहचान संख्या 4 से विभाज्य है, इसकी आइडेंटिटी किससे 4 से विभाज्य है। जबकि एक विद्यार्थी क्रिकेट का खिलाड़ी है यदि और केवल यदि पहचान संख्या इसकी जो है वो 6 से विभाज्य है। यदि 1 से 100 तक की प्रत्येक संख्या किसी न किसी विद्यार्थी के लिए नियत की गई है तो उनमें से कितने विद्यार्थी क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल है, यहाँ पर ये बोला गया है कि एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है यदि और यदि केवल पहचान संख्या उसकी किससे 4 से विभाज्य है, और दूसरे की बोली गई है जो क्रिकेट का खिलाड़ी है उसकी कितने से 6 से विभाज्य है। तो सिंपल यही है कि सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त्य। तो इसका निकाल लीजिए कितना होगा 4 और 6 का, जो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे 4 और 6 का तो ये एलसीएम आपका आ जाएगा 12। ठीक है, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है। अब तो एलसीएम निकालना आपको आता होगा, तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है 12। तो यहाँ पर अगर आप देखें 1 से 100 तक की जो काउंटिंग है, क्योंकि ये नंबर असाइन किए जाएंगे तो इनमें हमारे ये इससे विभाज्य होना चाहिए, किससे 12 से विभाज्य होना चाहिए। तो आप 12 का पहाड़ा आ जाएगा इसमें, बड़ा सिंपल है भाई। 12 का पहाड़ा यहाँ पर आप लिख देते हैं 12, 24, 36। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 48 आएगा, इसके बाद आपका 60 आएगा, इसके बाद आपका यहाँ पर 72 आ जाएगा, इसके बाद आपका 84 आ जाएगा, और इसके बाद आपका 96 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है आपका। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो इस नंबर वाले जो आपके स्टूडेंट हैं, 12 नंबर वाला, 24 नंबर वाला, 36 वाला, 48 वाला, 60 वाला, 72 वाला, 84 वाला, 96 वाला, ये जो है ये विद्यार्थी जो हैं जिनको ये 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96 अंक असाइन किए गए हैं, ये क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉलर भी हैं। तो इनकी टोटल संख्या कितनी है यह सब आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनकी टोटल संख्या है आपकी कितनी है, यहाँ पर इनकी टोटल संख्या है आपकी 8 है। तो यही आपका आंसर है। आंसर है यहाँ पर 37 का बी वाला। 38वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर 38 है आपका। जब एक धाविका किसी दौड़ 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा पूरा किया है। इस स्पर्धा में इस धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था। यहाँ पर जो साफ साफ बोला गया है कि भाई 80% जो है किसके बराबर है, ये आपका 12 किलोमीटर के बराबर है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो 100% कितने के बराबर होगा, तो 100% बराबर कर लीजिए आप 12/80 इंटू, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ये आपका परसेंटेज में किलोमीटर में हमें पता करना है। तो यहाँ पर आप कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इससे ये आपका कट गया। ठीक है, ये आपका कितना, ये 4 बार हो गया, और ये आपका 6 बार चला गया। आप इसको काट दीजिए, 2 बार हो गया, ये 5 बार हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 3 बार हो गया। यानी आपका आ जाएगा 3 × 5। तो टोटल आपकी जो 100% है वो आपकी दूरी 15 किलोमीटर की दूरी है। 100% दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है। तो यहाँ पर यही आपका 38 का आंसर है, यानी बी वाला। 39वां प्रश्न है अब आपका, 39 है। यहाँ पर बोला गया है कि राजू के पास 9,000 रुपए हैं और वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है। राजू के पास कितने हैं, राजू के पास लिख लेते हैं, ये है आपके पास 9,000 रुपए। ठीक है, और वो एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल और केवल कितना है, 75% है। यानी कि जो 9,000 रुपए इसके जो है कितने के बराबर हैं, ये 75% के बराबर है। यहाँ तक बात क्लियर कि इसके जो 9,000 रुपए हैं ये 75% के बराबर हैं। तो यहाँ पर इसका 100% क्या होगा, आप इसका 100% निकाल लीजिए। अभी हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, तो वही तरीका है। यहाँ पर 9,000 100% बराबर 9,000 बट्टे कितना है 75 × 100। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 25 से कटेगा, ये 3 बार कटेगा, और ये आपका कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा। जब आप इसको इससे काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3,000। तो आपका 100% इसका हो जाएगा। राजू के पास अगर 100% कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 12,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चूंकि राजू के पास तो 9,000 रुपये हैं, 75% रुपये हैं, वैसे 100% रुपये आपके 12,000 होने चाहिए। अब ये क्या करता है, 2,000 रुपये किससे उधार लेता है, यानी 2,000 रुपये अपने फ्रेंड से क्या करता है, ये उधार लेता है। यानी कि यहाँ पर 9,000 रुपये हैं, इसने 2,000 रुपये और उधार लिए,
तो कितने रुपए हो गए अब ये होगा 11,000 रुपये, यानी अभी भी रुपए पूरे नहीं है, अभी भी 1,000 रुपये और होने चाहिए, तब 12,000 होंगे। तो पहला ऑप्शन है राजू के पास अभी भी हैंड सेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। देखिए ये सही वाला है आपका, तो यही आपका आंसर है 39 का ए। तो बाद बाकी ऑप्शन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर आंसर मिल गया है, क्योंकि राजू के पास अभी भी जो मोबाइल हैंड सेट है इसको खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। 40वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर बोला गया है वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी, जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। आगे बोला गया है कि मीनू के जन्म का वर्ष क्या है। देखिए हम यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, वैसे तो हम यहाँ पर मान के भी निकाल सकते हैं कुछ, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू चलेंगे ताकि हमें जल्दी आंसर मिल जाए। यहाँ पर डायरेक्ट बोला गया है कि जो मीनू है और एक कौन है यहाँ पर मीरा है, ठीक है। अब इनके बारे में बोला गया है कि 2002 की कंडीशन बोली गई 2002, और दूसरी कंडीशन बोली गई है कब की, 2010 की बोली गई है। मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी, यानी कि हम यहां से कोई एक पहले ईयर ले लेते हैं, 92। हमने मान लीजिए 1992 ले लिया, 1992 से लेकर 2002 तक कितने साल हो गए, 1992 से लेकर 2002 तक आपके 10 साल हो गए, 10 ईयर हो गए, 10 ईयर ही हो गए यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि मीनू की उम्र, अगर मान लो मीनू का जन्म 1992 को हुआ है, तो मीनू की उम्र कितनी हो गई 2002 को, 10 साल हो गई, ठीक है। और ये मीरा इससे कितनी है, 1/3 है, यानी मीरा इसकी जो 3rd टाइम है, और ये मीरा की कितनी है, मीनू 1/3 है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कितना हो गया, मीरा की उम्र कितनी होगी 2002 को, 30 साल हो गई। भाई कंडीशन तो वही तो बोली गई है कि मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 है, यानी कि ये इसकी 1/3 हो गई मीरा की। अब आगे 2010 में बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ तो 10 साल हो गई। अब आगे बढ़ने पर क्या होता है, यहाँ पर आगे जब आप बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2010 यहाँ तक हो गई। अब आगे बढ़ने पर आपको ये ज्ञात होता है यहाँ पर कि 2010 में यहाँ पर कितने साल और ऐड हो गए, यहाँ पर 8 साल और ऐड हो गए, प्लस 8 हो गया यहाँ पर, ठीक है, 18 हो गए। और यहाँ पर कितनी हो गई एज, ये अब ये नीचे वाली मीरा की एज होगी 38। ये तो 1/3 का बन रहा है यहाँ पर रेशियो, 1/3 का रेशियो यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 1/2 का नहीं बन रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन निकल गया, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अब चलिए यहाँ पर दोबारा अगला ऑप्शन ले लेते हैं, बड़ा आसान है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है। अब अगला ऑप्शन जो है यहाँ पर ये है 1994। अगर 1994 से 2002 देखें तो कितना है, 8 साल है यहाँ पर, 8 साल, यानी कि 1994 से लेकर 2002 में कितने साल का डिफरेंस, 8 साल का है। तो हम मान लेते हैं मीनू का जन्म जो है 1994 को हुआ है, तो उस हिसाब से 2002 को मीनू की उम्र कितनी हो गई, 8 ईयर हो गई, ठीक है। मीरा की उम्र, क्योंकि ये इसकी ट्रिपल है मीनू की, तो इसका मतलब क्या होगा, मीरा की उम्र 24 ईयर हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 8 साल बाद 2010, यानी कि इसमें प्लस 8 हो जाएंगे, तो 8 और 8 16 साल, और इसमें 8 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रेशियो जो आपका निकल कर आ रहा है, ये आपका 1/3 का निकल कर आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 1/2 का निकल कर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। यही आपका सही आंसर है 40 का बी वाला, ठीक है। तो मीनू के जन्म का वर्ष कौन सा है आपका, 1994 है, तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 41वां प्रश्न है अब आपका, राकेश और राजेश ने एक साथ मिलकर 10 गेंदें और 10 रैकेट खरीदे, यानी कि यहाँ पर राकेश और राजेश ने 10 गेंद और 10 रैकेट यहाँ पे खरीदे हैं। राकेश ने 1300 रुपये खर्च किए और राजेश ने 1500 रुपये खर्च किए, यानी राकेश और राजेश ने मिलकर खरीदे हैं। तो ये कितने कितने खरीदे हैं, 10 बॉल्स खरीदी हैं, ठीक है, प्लस 10 आपके क्या है, रैकेट खरीदे हैं, ठीक है। और इन दोनों ने मिलकर अपनी सम्मिलित राशि लगाई है, इसमें कितनी, 1300 रुपये इसने लगाई है, इसने 1500 रुपये लगाई है, यानी कि यहाँ पर इसको खरीदने में कितने रुपये खर्च हुए हैं, टोटल 2800 रुपये खर्च हुए हैं। नहीं, 2800 रुपये में आपके 10 बॉल और 10 रैकेट यहाँ पर खरीदे गए, दोनों ने मिलकर खरीदे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यदि प्रत्येक रैकेट की कीमत, यहाँ पे बोला गया है, अगर मान लेते हैं जो प्रत्येक रैकेट है, इस रैकेट की कीमत एक गेंद की कीमत की 3 गुनी है, यानी कहने का मतलब क्या है, एक रैकेट 1 R इक्वल टू क्या है, 3 बॉल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यानी एक रैकेट की कीमत किसके बराबर है, 3 बॉल की कीमत के बराबर है। यदि प्रत्येक रैकेट की कीमत एक गेंद की कीमत की 3 गुनी है, तो एक रैकेट की कीमत क्या है। तो देखिए यहाँ पर जबकि हमें मालूम है एक रैकेट आपका 3 बॉल के बराबर है, तो आप प्रश्न के अनुसार जो कंडीशन है इसको आप इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 बॉल्स प्लस, चूंकि ये
एक जो रैकेट है आपका ये 3 बॉल के बराबर है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 × 10 बॉल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बराबर इसका मूल्य किसके बराबर है, 2800 के बराबर है। ठीक है, कर लीजिए सॉल्व आप। 10 बॉल, ठीक है, प्लस ये 30 बॉल हो गई बराबर 2800। यहां पर आप इसको करेंगे सॉल्व तो यहां पर आपका आ जाएगा 40 बॉल हो जाएंगी ये आपकी, और ये हो जाएगा 2800। काट लीजिए इसको, इससे ये कट गया, यानी कि यहां पर 70 आ गया। यानी कि एक बॉल की कीमत कितनी है, 70 रुपये है। एक बॉल की कीमत 70 रुपये है। तो अब चूंकि जो कंडीशन में ये बात बोली गई थी कि जो आपकी एक रैकेट है 3 बॉल के बराबर है, हमें बॉल की कीमत पता हो गई, तो रैकेट की कीमत क्या होगी, तो यहाँ पर 3 × 70 बराबर क्या हो गया, 210 रुपये। यानी कहने का मतलब क्या, रैकेट की कीमत कितनी है आपकी, एक रैकेट आपका कितने के बराबर है, यानी एक रैकेट आपका 210 रुपये के बराबर है। तो यही आपकी कीमत है। तो यहाँ पर 41 का आंसर होगा आपका सी वाला। 42वां प्रश्न है अब आपका, किसी सम्मेलन में कुल 100 प्रतिभागियों में से 70 भारतीय हैं। यदि कुल प्रतिभागियों में से 60 शाकाहारी हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। देखिए यहाँ पर पहली बात यह है कि इसके 2 केस बनेंगे, एक फर्स्ट केस और सेकंड केस। मैं आपको दोनों केस बना के दिखा दे रहा हूँ। तो ये 100 व्यक्ति हैं, ठीक है, इसमें से इंडियन कितने हैं आपके, इसमें इंडियन आपके जो है 70 हैं। 70 कौन है, ये इंडियन है। नॉन इंडियन कितने हो गए इसमें, यानी कि जो नॉन इंडियन है इसमें, नॉन वाले, तो ये नॉन इंडियन जो है आपके कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बोला गया है कि यदि कुल प्रतिभागियों में से 60 शाकाहारी हैं, इसका मतलब क्या हुआ भाई, कुल प्रतिभागी हैं 100 हैं, तो 100 में 60 जो है आपके कौन से हैं, ये वेज वाले हैं, और 40 जो है आपके कौन से हैं, ये आपके नॉन वेज वाले हैं, NV वाले, नॉन वेज वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करें, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ड्रॉ करें और हम यहाँ पर ये मान लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन आपकी जो दी हुई है कि यहाँ पर जो आपके जो ये वाली जो 70 इंडियन है, इनमें से फर्स्ट कंडीशन आपकी ये आ जाएगा, फर्स्ट केस जो आ जाएगा, फर्स्ट केस बनेगा, सॉरी कंडीशन में बोल रहा हूँ, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ये बनेगा कि या तो ये हो जाए कि यहाँ पर 70 में से 60 के 60 जो भारतीय हैं ये आपके क्या हो जाएं, ये वेजिटेरियन बन जाएं, इसमें से 60 वेजिटेरियन हो जाएं, और 10 आपके यहाँ पर क्या हो जाएं, इसमें से 10 जो है वो नॉन वेजिटेरियन हो जाएं। ठीक है, एक केस तो आपका ये बन गया। तो इसमें क्या होगा, तो इधर ये 30 जो नॉन इंडियन है ये आपके क्या हो जाएंगे, ये नॉन वेज वाले हो जाएंगे, नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे। पहला केस आपका ये बन गया। सेकंड केस इसका क्या बनेगा, सेकंड केस भी बना के देख लेते हैं। सेकंड केस अगर आप बनाएंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, 100 हैं आपके टोटल, 100 में से 70 आपके इंडियन हैं और 30 आपके क्या हैं, सॉरी 30 जो है आपके ये नॉन इंडियन है। 30 जो है आपके ये आपके नॉन इंडियन है। तो अगला केस ये बन सकता है यहां पर, यानी ये केस तो आपका ये वाला बन गया। अगला केस हम ये मान लेते हैं कि ये जो लोग हैं, यानी कि ये वाली जो लोग हैं, ये 30 के 30 पूरे क्या है, ये वेज हैं। हम इसमें 30 के 30 को हम ये मान लेते हैं कि ये 30% क्या है, ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है, क्योंकि पहले केस में हमने इनको नॉन वेजिटेरियन माना है, तो यहाँ पर इनको हम मान लेते हैं वेजिटेरियन है, पूरे 30 के 30 नॉन इंडियन। तो जब 30 के 30 नॉन इंडियन जो है ये वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन लोग 60 हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है 70 में से अब कितने लोग, 30 लोग जो है आपके क्या है, ये वेजिटेरियन होंगे। ठीक है, और 40 लोग जहां पर कौन से होंगे, नॉन वेज वाले होंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है आपकी। अब जो यहां पर दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कम से कम 30 भारतीय प्रतिभागी शाकाहारी हैं। बिल्कुल सही बात है, कम से कम 30 भारतीय प्रतिभागी शाकाहारी हैं। यानी हमने सेकंड केस में अगर हम जाएंगे तो सेकंड केस में हमने मान लिया, यानी कि 30 के 30 नॉन इंडियन जो है वेजिटेरियन है, तो उस कंडीशन के हिसाब से कम 30 भारतीय जो है, 30 इंडियन जो है आपके शाकाहारी हैं। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। कम से कम 10 भारतीय प्रतिभागी मांसाहारी हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर आपकी ये फर्स्ट वाला केस अगर देख लें, तो हमने यहाँ पर 60 के जो है 70 में से 60 को क्या माना था, वेजिटेरियन माना था 60 इंडियन में से, तो ऑब्वियसली बात है 10 यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन निकल आएंगे। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाली कंडीशन भी यहाँ पर सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा दोनों ही सही है, तो आंसर होगा आपका सी वाला, यानी कि यहाँ पर आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 43वां प्रश्न है अब आपका, किसी 5 मंजिला इमारत को उसके 1 से लेकर 5 तल हैं, यानी कि यहाँ पर 1 से लेकर 5 फ्लोर हैं, ऐसे करके है कोई इमारत है आपकी। आपका फर्स्ट हो गया ये,
ये सेकंड हो गया, ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया यहाँ पर, और ये आपका फिफ्थ हो गया। ऐसे करके ये आपके ये फ्लोर हैं आपके 1 से लेकर 5 तक। 4 भिन्न रंगों का इस्तेमाल किया गया, यानी यहाँ पर इनके लिए 4 डिफरेंट कलर यहाँ पे यूज किए गए हैं। ये लिख लेते हैं 4 डिफरेंट कलर यहाँ पर यूज किए गए हैं, ठीक है। और एक तल को रंगने के लिए सिर्फ एक ही रंग का इस्तेमाल किया गया है। एक तल को रंगने के लिए इनने केवल क्या किया है, एक ही रंग का इस्तेमाल किया है। निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार कीजिए। फिर बाद में आपको जो कथन है इन पर विचार करना है। बोला गया कि बीच के 3 तलों को भिन्न रंगों से रंगा गया। बीच के 3 कौन कौन से हो गए, फोर्थ, थर्ड और सेकंड, इनको क्या है, डिफरेंट कलर से रंगा गया है। दूसरे और चौथे तलों को भिन्न रंगों से रंगा गया है। इन दूसरा और चौथा है, इनको भी भिन्न रंगों से रंगा गया है। ये बोला गया है। पहले और 5वें तलों को लाल से रंगा गया है, यानी कि ये 5th वाला रेड से किया गया है और फर्स्ट वाला रेड से किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास 4 कलर हैं। 4 में से आपका एक कलर तो ये निकल गया फर्स्ट और 5th के लिए। तो यहां पर कितने कलर बचे, 3 कलर बचे आपके। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके बीच के 3 फ्लोर जो हैं ये आपके 3 डिफरेंट कलर से रंगे जा सकते हैं, ठीक है। यानी ये कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल सही हो रही है कि यहाँ पर 3 जो कलर हमारे बचे हैं इनसे हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर जो है डिफरेंट कलर से ये रंगे जा सकते हैं। पहला है यहाँ पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी 2 क्रमागत तल भिन्न रंगों के हैं। तो यहाँ पर कौन सा जो ये कंडीशन है वो यहाँ पर सही हो रही है। केवल कथन 2 पर्याप्त है, केवल कथन 3 पर्याप्त है। केवल कथन 3 पर्याप्त है क्योंकि हमें कथन 3 से ही ये जानकारी पूरी सटीक नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर कथन 3 में ही बोला है पहले और 5वें फ्लोर कौन से हैं, लाल रंग के हैं। हमारे पास 4 कलर हैं, 4 में से आपका केवल एक कलर निकल गया लाल वाला, 3 कलर बचे। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनको हम अलग अलग रंगों से रंग सकते हैं। तो इसके लिए आपका ये बी वाला जो है कथन, केवल कथन 3 ये पर्याप्त है। तो यही आपका 43 का भी आंसर है। 44वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर 44 है आपका। पी, क्यू और आर 3 नगर हैं। पी और क्यू के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, जबकि पी और आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। क्यू पी के पश्चिम में है। देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये आपका पी है, ठीक है। बोला गया है कि क्यू जो है पी के पश्चिम में है, इसका पश्चिम यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर है कहीं। तो यहाँ पर क्या है आपका क्यू है, और आर जो है वो पी के दक्षिण में है, यानी कि ये आपका क्या है यहाँ पर कहीं नीचे की तरफ आपका इस तरह से यहाँ पर आपका क्या है, ये आर है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है, ठीक है। और पी और आर के बीच की दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर है। तो आपको सिंपली दिख रहा होगा कि भाई ये क्या बनना है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय बनना है। और यहाँ पर हमें क्यू आर निकालना है, यानी ये वाली जो है ये कितनी लेंथ है क्यू और आर के बीच की दूरी, ये हमें निकालनी है। तो बड़ा सिंपल वही है, पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दीजिए, क्यू आर बराबर रूट, ठीक है। यहाँ पर आप पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर कर लीजिए आप, ठीक है। जब आप इसको करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 3600 आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने वैल्यू रख दी है यहाँ पर। इसका 80 का आप करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 6400 आ जाएगा। ये दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रूट में 10,000, ठीक है। और 10,000 का वर्गमूल क्या होता है, 100 होता है। यानी क्यू आर कितना है आपका, क्यू आर बराबर 100 किलोमीटर, यानी ये जो है आपका 100 किलोमीटर है। तो यही आपका आंसर है, यानी आंसर है 44 का डी वाला। 45वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर 45 है। यहाँ पर किसी क्लब के सभी सदस्य मुंबई गए और एक होटल में रुके, यानी कि यहाँ पर कोई क्लब है तो ऑब्वियस सी बात है क्लब के टोटल कितने होंगे, टोटल 100% होंगे, टोटल बराबर 100% होंगे। भाई हम सभी सदस्य का मतलब यही लगाते हैं कि 100% लोग होंगे। पहले दिन 80% खरीदारी के लिए गए, 50% पर्यटन के लिए गए, जबकि 10% ने होटल में विश्राम किया। उपर्युक्त आंकड़ों से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है या निकाले जा सकते हैं। देखिए चूंकि हमें यह ज्ञात है कि यहाँ पर जो 100% है इसमें से 10% लोग जो हैं, ठीक है, 10% लोग जो हैं ये होटल में ही इन्होंने स्टे किया है, 10% जो है वहीं रेस्ट कर रहे हैं। तो जब 10% 100 में से जब आप निकाल देंगे तो कितना हो गया यहाँ पर, ये आपका हो गया 90%। इन 90% लोग जो हैं यानी कि 10% तो क्या कर रहे हैं, ये रेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 90% लोग क्या है, ये घूमने या फिर कहीं बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अब चूंकि यहाँ पर जो बाहर की तरफ गए हैं लोग, उनमें कौन कौन गए हैं बाहर,
यानी 80% गए हैं कहाँ पर, खरीदारी के लिए, शॉपिंग, यानी बाहर ही तो गए हैं। 50% कहीं घूमने के लिए गए हैं। तो कितने हो गए ये लोग, अगर इनको हम देखें तो ये हो गए 130% हो गए ऐसे तो। जबकि हमारे बच कितने रहे हैं, 90% लोग बच रहे हैं 100 में से। 10% तो होटल में रेस्ट कर रहे हैं, 90% बच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ लोग ऐसे भी हैं दोनों काम कर रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, इसके अलावा सैर सपाटा भी कर रहे हैं। तो आप इनकी संख्या निकाल लीजिए। इनकी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यानी आप 130 में से क्या करेंगे, 90 को घटा देंगे। 130% में से 90 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 40%। यानी 40% ऐसे लोग हैं जो कि दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके शॉपिंग भी कर रहे हैं और आपका पर्यटन भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। पहला यहां पर है निष्कर्ष, 40% सदस्य खरीदारी के साथ साथ पर्यटन के लिए भी गए हैं। बिल्कुल सही है, 40% जो है खरीदारी के साथ साथ, शॉपिंग के साथ साथ क्या है, पर्यटन भी के लिए भी गए हैं। 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए गए, ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है आपका केवल 1। 46वां प्रश्न है अब आपका, यहां पर 46 है आपका। किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, जो विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलते हैं वह फुटबॉल खेलता है। यानी जो विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलता है वह फुटबॉल खेलता है। हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास एक 2 व्हीलर है, 2 पहिया वाहन है। उपयुक्त आंकड़ों से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, यहां ध्यान देना, उपयुक्त आंकड़ों में से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, ये पूछा गया है। देखिए मान लेते हैं भाई 100% आपके जो है यहाँ पर स्टूडेंट हैं, इनमें 60% कौन से हैं आपके, ये क्रिकेट वाले हैं, ठीक है। बचे कितने, 40% लोग बचे। 40% क्या है, ये फुटबॉल वाले हैं। यहां तक बात क्लियर है। यहां बोला गया है कि हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास, जितने फुटबॉल वाले हैं इन सबके पास क्या है, 2 व्हीलर है। यहां पर लिख लेते हैं, इनके पास क्या है, 2 व्हीलर है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बोला गया है उपयुक्त आंकड़ों से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। पहला है 60% विद्यार्थियों के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। अब देखिए ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि 60% विद्यार्थियों के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। भाई हमें केवल ये बोला गया है कि हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास क्या है, 2 व्हीलर है, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि क्रिकेट के पास है या नहीं है। भाई ये जानकारी हमें दी नहीं गई है कि क्रिकेट वालों के पास 4 व्हीलर है या नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ के पास तो होगा ही होगा। भाई कोई जानकारी स्पष्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर पहला वाला कथन जो है गलत हो जाएगा, पहला वाला जो निष्कर्ष है गलत हो जाएगा कि 60% विद्यार्थियों के पास 2 पहिया वाहन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास 2 पहिया वाहन नहीं है, मैंने फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ। हमें केवल फुटबॉल की जानकारी दी गई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्रिकेट वाले जो विद्यार्थी हों इनके पास 2 व्हीलर हो या ना हो, ठीक है, हो सकता है हो भी। तो यहाँ पर एक सेकंड वाला कथन जो निष्कर्ष है ये कहना भी यहाँ पर गलत हो जाएगा कि किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इसके बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो हम ये वाला निष्कर्ष भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो हमें यहाँ पर गलत निष्कर्ष यहाँ पे करना था। उपयुक्त आंकड़ों से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, यानी ये तीनों निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं, तो यही आपका आंसर होगा डी वाला, 1, 2 और 3। 47वां प्रश्न है अब आपका। देखिए ये इस तरह के प्रश्न तो आपको रट गए होंगे आई होप, यानी कई बार हम कर चुके हैं, लगभग 10 से 12 बार ये वाला प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है आपका। 2 अंकों की धनपूर्ण संख्या का इसके अंकों को उत्क्रमित करने पर यानी रिवर्स करने से बनी संख्या का अनुपात 4:7 है। ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है, तो मान लेते हैं संख्या आपकी क्या है, x और y है, यानी x और y का प्रयोग करके संख्या बनी है। तो आप बना लीजिए 2 अंकों की संख्या। पहली कंडीशन में आपकी जो संख्या बनेगी कौन सी बनेगी, 10x + y, मतलब समझ गए होंगे दहाई का अंक है, यानी ये इकाई का अंक हो गया, ये आपका दहाई का अंक हो गया, ठीक है। यानी आपकी xy संख्या में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपका y जो है आपका इकाई का हो गया, ये दहाई का हो गया, इसको हम पृथक रूप में लिख लिया, तो ये 10x + y हो गया। सेकंड कंडीशन यानी इसका उत्क्रमित कर दें, रिवर्स कर दें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10y + x बन जाएगा। यहाँ पर यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये बोला गया है कि भाई इसके अंकों को उत्क्रमित करने से बनी संख्या का अनुपात कितना है, 4:7 है। यानी हमने जो इसको उत्क्रमित किया है इसका अनुपात 4:7 है, यानी कहने का मतलब क्या है, 10x + y / 10y + x बराबर 4/7। ये बात आपके सवाल में बोली गई है, तो कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इससे और इसका इससे कर लीजिए मल्टीप्लाई। ये आपका आ जाएगा 17x + 7y बराबर, ये आपका आ जाएगा 40y + 4x।
ये वाला x जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 70x माइनस 4x। ये वाला y इधर आएगा तो क्या है, ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी 40y माइनस कितना है 7y। ठीक है, आप इसको करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 66x बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33y 33y। यहाँ पर x अपॉन y बराबर कितना हो गया, x अपॉन y बराबर आपका हो गया 33 अपॉन 66, 2 बार कट गया, यानी कि x और y जो है, यानी कि ये कितना हो गया, x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 2, यानी x बराबर यहाँ पर क्या हो गया, x बराबर आपका 1 निकल आया और y बराबर आपका निकल आया 2 निकल आया। तो यहाँ पर कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, इनसे बना के देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर एक तो 12 आपका बन सकता है, जिसमें आपका यही रेशियो निकल रहा है आपका। इसके अलावा 12 के अलावा देखिए 12 और 12 का उल्टा कौन सा बनेगा, 12 का एक तो ये हो गया, 12 का उल्टा दूसरा कौन सा बन जाएगा, 21 बन जाएगा। 12 का पहाड़ा आगे पढ़े तो कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 का उल्टा कौन सा होगा, 42 बन जाएगा। इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 4:7 निकल आएगा। इसी तरह से 36 आ जाएगा आपका, 36 में भी आप देखेंगे यहाँ पर 63 हो जाएगा ये। इसके अलावा 48 हो जाएगा, 48 में ये अगला 84 हो जाएगा रिवर्स करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x और y का जो अनुपात कितना है, 1:2 है। तो 1:2 में ही हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ये देखिए 1:2 में हमने जो निकाले हैं ये इन सब में 1:2 का ही है, यानी यहाँ पर डिफरेंस जो है दोनों में x या y में यहाँ पर आप ले लें इनकी वैल्यू में, तो 1:2 का ही यहाँ पर डिफरेंस, 1/2 का ही डिफरेंस सब में आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा अंक लिखे हैं। पहला अंक तो आपका ये हो गया, 12 हो गया, अगला इससे 24 बन जाएगा, 36 बन जाएगा, 48 बन जाएगा। 48 के बाद 60 नहीं बन सकता है भाई, 60 नहीं बन सकता है भाई। 60 का उत्क्रमित करेंगे तो 06 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो केवल और केवल यहाँ पर आपके केवल इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके 4 अंक यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, जिनको रिवर्स करने पर जो ये संख्या प्राप्त हुई है आपको, और इस संख्या का अगर आप यहाँ पे निकालेंगे 12/21 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 4:7 में आपको ये मिल जाएगा। समझ रहे होंगे आप, करके देख लीजिए। यानी जब आप इसको काटेंगे 3 से काट लीजिए, 4 बार गया, ये 3 से काटेंगे 7 बार गया, तो आपको यही आपको हर जगह ये प्राप्त होगा 4:7 के रेशियो में। तो ऐसे आपकी कितनी संख्याएं, ऐसे कितने युग्म बन रहे हैं, ऐसे आपके 4 युग्म बन रहे हैं। तो आंसर है आपका 47 का यहाँ पर बी वाला। 48वां प्रश्न है अब आपका, किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। यहाँ पे बोला गया है कोई परीक्षा हो रही है, उसमें ए ने जो है बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि एक तरफ ए है और दूसरी तरफ बी है। ठीक है, यानी कि ए ने मान लीजिए 100 अंक ए ने प्राप्त किए हैं, तो ये बी से 20 अधिक, इसका मतलब क्या हुआ, बी ने ए से 100 में से 20 कम प्राप्त किए होंगे, यानी 100 - 20 बराबर 80। यहाँ पे सेटिस्फाई हुई कंडीशन, यानी ए के 100 अंक हो गए और बी के 80 अंक हो गए, यानी इसने इससे ए से 20 कम प्राप्त किए हैं। यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हों, देखिए हमें ये पता चल गया कि जो आपका बी के 80 नंबर हैं ये आपके 5% के बराबर हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, 5% जो ए का है बराबर कितना है, ये 20 है। ठीक है, ये पता चल गया। यानी कि यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए, यानी कि कितने कम अंक प्राप्त किए, 20 अंक कम प्राप्त किए हैं, यानी 5% जो ए का है ये 20 के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है 100% ए का 100% कितने के बराबर होगा, आप निकाल लीजिए, 20/5 इंटू 100। ठीक है, ये कितनी बार गया, ये 20 बार गया, यहाँ पर आ गया 400, यानी कि ए के अंक कितने हैं, 400 अंक हैं। ऑब्वियस सी बात है जब बी इससे 20 कम है तो कितना हुआ भाई, बी जो है इससे 20 कम है, तो बी बराबर हो गया 400 - 20, यानी कि ये हो गया बी 380, यानी बी के 380 नंबर हैं और वहीं ए के 400 नंबर हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पर बी के पूछ रहे हैं, बी के ने कितने अंक प्राप्त किए, 380, तो आंसर है 48 का बी वाला। 49 है, 49वां प्रश्न है, और आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने ये वाला प्रश्न गलत किया है, और रीजन मैं बताऊंगा इसका। सीता और गीता क्रमशः प्रत्येक 2 दिनों और प्रत्येक 3 दिनों के अंतराल के बाद तैराकी के लिए जाती हैं। यदि 1 जनवरी को वे दोनों एक साथ तैराकी के लिए गई थीं तो वे अगली बार कब एक साथ जाएंगी। देखिए सभी को लगा कि ये LCM बेस्ड है, लेकिन इसमें LCM तो है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी भाषा पर आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आप नॉर्मली LCM निकाल दें 2 दिन और 3 दिन का तो क्या आ जाएगा, 2 × 3
ये आपका 6 आ जाएगा। अब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, हम निकाल के देख लेते हैं। मान लीजिए पहली तारीख को तैराकी के लिए गई हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर 6, ठीक है, यही तो बात हो रही है। यानी आपके अकॉर्डिंग ये 7वां निकल रहा है, 7वां दिन निकल रहा है, यानी ये 6 दिन बाद, यानी 7 तारीख को अब जाएंगे। यानी पहली तारीख को अभी गई थी, अब इनके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग 7 तारीख को जाएंगी। आपने 7 जनवरी यहाँ पे लगा दिया ऐसे करके सही एग्जाम में, लेकिन गलत हो जाएगा। खुद ट्राई कर लीजिए यहाँ पर। भाई जो सीता है ये 2 दिन बाद, यानी 2 दिन का मतलब क्या हो गया, ये 2 दिन ये छोड़ के 4 तारीख को जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो गीता है ये 3 दिन बाद, तो गीता यहाँ पर क्या है, ये 3 दिन छोड़कर, यानी गीता 5 तारीख को जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब गीता के फिर से आप अगले दिन लगाइए, तो गीता यहाँ पर यहाँ तो नहीं मिलेगी, 7 को तो बिल्कुल नहीं मिलेगी गीता, तो फिर कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर अब आप समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये तारीख है आपकी। पहली तारीख को दोनों एक साथ हैं, और पहली तारीख को आप ये देख रहे हैं कि जो आपकी सीता है ये आपकी क्या है, प्रत्येक 2 दिनों के अंतराल पर, गैप पर। तो 2 दिनों का गैप करने के उपरांत, यानी सीता ने 2 दिन का गैप कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर तीसरे दिन, यानी हर 3 दिन बाद 3 दिन का इसमें एडिशन हो रहा है, 3 दिन जुड़ रहे हैं। अगर भाई गीता की बात कर रहे हैं, तो गीता क्या कर रही है, गीता यहाँ पे 3 दिन का गैप कर रही है। भाई 3 दिन का गैप गीता का क्या हो गया, 3 दिन का गीता का ये वाला गैप हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, गीता जो है यहाँ से हर चौथे दिन बाद, यानी यहाँ पे +4 ऐड हो रहा है। हाँ, अब आप इनका और इनका यहाँ पे एलसीएम ले सकती हैं, तो आपको पता चल जाएगी संख्या। तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम कितना होता है, 3 और 4 का, 3 और 4 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो आपका आ जाएगा 12। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आप पहली तारीख में 12 ऐड कर दें, 12 दिन और ऐड कर दें, तो आपको यहाँ पे वैल्यू प्राप्त होगी कितनी, 13, यानी 13 जनवरी को ये एक साथ फिर से मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। तो आपको यहाँ पर गैप का ध्यान रखना था, ना कि गैप के ऊपर ही गैप को ही लासा ले लेना था। गैप को लासा नहीं लेना था, बल्कि गैप को यहाँ पर इस तरह से आप ड्रॉ करते, यानी जितने नंबर हैं उन सबको आप लिखते, उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म करते गैप से कितना दिन बन रहा है, कौन से दिन बन रहा है। भाई यहाँ पे गैप बता दिया गया, 2 दिन का गैप पड़ रहा है, लेकिन आपने ये नहीं नोटिस किया कि गैप के बाद वाला जो तारीख आ रहा है, वहाँ से पहली तारीख से इस तक पहुँचने में 3 दिन लग रहे हैं। भाई फर्स्ट +3, 1 + 3 = 4, तभी तो पहुँच रही है ये। आपने केवल ये गैप पर निकाल दिया, तो गैप पर निकालने का रीजन ये हुआ कि आपका प्रश्न गलत हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये मैंने जनवरी ये हिंदी में लिख दिया है, जनवरी होता है। कोई मजाक मत उड़ाना, मैंने तो जल्दी में वो आदत पड़ी हुई है, व्हाट्सअप वगैरह पे टाइप करता हूँ तो जनवरी, तो वही जनवरी हो गया। तो जनवरी की स्पेलिंग ये होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका यहाँ पर 49 का डी वाला। 50वां प्रश्न है अब आपका, 1000 मीटर की एक दौड़ में एक्स, वाई और जेड 3 प्रतियोगी हैं। मान लीजिए कि वे सभी विभिन्न एक समान गतियों से दौड़ते हैं। वाई एक्स से 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है और जेड एक्स से 64 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। यदि जेड और वाई और जेड को 1000 मीटर की दौड़ में प्रतिस्पर्धा करनी है, तो जेड वाई से कितने मीटर से आगे से दौड़ना शुरू करेगा। देखिए यहाँ पर एक रेस हो रही है जिसमें आपके 3 प्रतिभागी हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये आपकी कोई रेस है, ठीक है। यहाँ पर एक्स है आपका और ये आपका फाइनल पॉइंट है। एक्स जो है वाई को कितने मीटर का, यानी एक्स जो है वाई को 40 मीटर का स्टार्ट देता है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो वाई है आपका, ये एक्स से 40 मीटर आगे से दौड़ना स्टार्ट करता है और ये कितनी दूरी कवर करता है यहाँ से यहाँ तक, 960 मीटर की, ठीक है। एक्स कितनी कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक्स कर रहा है 1000 मीटर की। मतलब इसका ये है कि जितने समय में एक्स 1000 मीटर की दूरी कवर करेगा, ठीक उतने ही समय में वाई जो है 960 मीटर की दूरी कवर करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर 1000 मीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स ने वाई को 40 मीटर का स्टार्ट दिया है, तो ये कितना बचा यहाँ पर एक्स की दूरी, अब ये बची 960 मीटर। जेड को देख लेते हैं। जेड एक्स से 64 मीटर आगे से, यानी जेड को कितना का स्टार्ट मिला यहाँ पर, जेड को 64 मीटर का स्टार्ट मिला। मतलब यहाँ पर क्या है, जेड यहाँ से कहीं से दौड़ना स्टार्ट किया होगा, तो जेड यहाँ से यहाँ तक गया है, तो कितना गया है ये गया है 936 मीटर, यानी कि ये 936 मीटर। मतलब यहाँ पर ये है कि एक्स 1000 मीटर की, एक्स ने जितनी दूरी जो है यहाँ पर 1000 मीटर की दूरी जितने समय में कवर की, ठीक उतने ही समय में 960 मीटर की दूरी कितने वाई ने कवर की, ठीक उतने ही समय में जेड ने जो है 936 मीटर की दूरी कवर की। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। अब आगे बोला गया कि वाई और जेड को 1000 मीटर की दौड़ में प्रतिस्पर्धा करनी है, तो जेड वाई से कितने मीटर से आगे दौड़ना शुरू करेगा। यानी कि जेड को वाई जो है कितने मीटर का स्टार्ट देगा, ये पूछा गया है।
तो ये आपका बाई हो गया, ये आपका जेड हो गया। हमें ये पता है कि बाई और जेड का कितना कितना है यहाँ पर, यानी बाई का है 960 मीटर, ठीक है, और जेड का कितना है 936 मीटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि बाई को 960 मीटर की दूरी कवर करने में जितना समय लगा है, ठीक उतना ही समय जेड को 936 मीटर की दूरी कवर करने में लगा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बाई 1 मीटर में, यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिए 1 मीटर में जो आपका बाई जितनी दूरी कवर कर रहा है, तो जेड 1 मीटर में कितनी दूरी कवर करेगा, ये करेगा 936 बट्टे 960 मीटर, ठीक है। यानी 1 मीटर में बाई जितनी दूरी कवर कर रहा है, उतनी ही दूरी जेड कितने में करेगा, 1 मीटर में यहाँ पर करेगा ये उतने ही समय में, यानी 1 मीटर की दूरी ये कवर करेगा कितने में, 936 बट्टे 960 में। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि 1000 मीटर की दूरी यहाँ पर बाई को कवर करनी है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1000 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड में भी जेड में भी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इससे ये कट जाएगा, आप 4 का जब भाग देंगे इसमें 25 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 24 टाइम जाएगा। फिर आगे इसको काटेंगे आप 24 से, तो आपका ये जो है ये पोर्शन आपका आ जाएगा 39 इंटू 25 जो है आपका, ये आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 975। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये बाई जब 1000 मीटर की दूरी जितने समय में पूरी करेगा, जेड उतने ही समय में कितना 975 मीटर की दूरी कवर करेगा, ठीक है। यानी जेड को जितना समय लगेगा 975 मीटर की दूरी कवर करने में, उतना ही समय एक बाई को 1000 मीटर की दूरी कवर करने में लगेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने मीटर का स्टार्ट दिया है इसने, बाई ने जेड को 1000 मीटर की दूरी में। यहाँ पर इसको जो है 25 मीटर का प्लस 25 का यहाँ पे स्टार्ट दिया गया है, 25 का, ठीक है, तभी तो ये आगे से दौड़ पा रहा है। अब देखिए इसके लिए कुछ इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये आपका यहाँ पर ये बाई हो गया, ये एक्स में लिख रहा हूँ, ये बाई हो गया ये वाला, और ये यहाँ से कहीं जेड दौड़ना स्टार्ट करेगा, यानी ये 25 मीटर का यहाँ पे स्टार्ट मिला जेड को, और जेड फिर यहाँ से यहाँ तक 975 मीटर की, ठीक है। यानी कि बाई को 1000 मीटर की दूरी कवर करने में जितना समय लगा है, उतना ही समय जेड को 975 मीटर की दूरी कवर करने में लगा है। तो यहाँ पर बाई ने जेड को जो है 25 मीटर का स्टार्ट दिया है, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर है आपका 50 का बी वाला। 51वां प्रश्न है अब आपका, यदि x जो है 25 के बराबर या उसके बड़ा है, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि x या तो 25 के बराबर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर x जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है 25, ठीक है, ये बोला गया है। और बाई जो है 40 से कम, यानी बाई जो है ये लेस देन और इक्वल टू कितना है या उसके बराबर है, ये 40, ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सदैव सही है, तो यहाँ पर इनमें से कौन सा एक सदैव सही है। पहला वाला यहाँ पर बोला है, यहाँ पर x बाई से बड़ा है, यानी x बाई से बड़ा है। देखिए x, चूंकि x क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, यानी कहने का मतलब क्या है, x या तो 25 के बराबर होगा या 25 से बड़ा होगा। बाई जो है लेस देन कितना है आपका, लेस देन और इक्वल टू कितना है 40 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि x बराबर आपका कितना है 30 है, और बाई बराबर भी हम यहाँ पे 30 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन में बात बोली गई है कि x 25 के बराबर है या इससे बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मान लीजिए x को 30 मान सकते हैं। बाई जो है 40 से छोटा है या फिर 40 के बराबर है, तो यानी बाई को 30 मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहली वाली कंडीशन गलत हो जाएगी कि x बाई से बड़ा है। सेकंड वाली जो कंडीशन है, सेकंड में कहा गया है कि बाई माइनस एक्स 15 से बड़ा है, यानी बाई माइनस एक्स जो है वो 15 से बड़ा है। तो देखिए बाई माइनस एक्स, तो बाई की आप कौन सी वैल्यू लेंगे, बाई का हम मान लेते हैं, बाई का हम यहाँ पे मान ले लेते हैं 40 हमने मान लिया। एक्स न्यूनतम हम कितना मान सकते हैं, एक्स की वैल्यू न्यूनतम हम मान सकते हैं 25 मान सकते हैं, क्योंकि एक्स जो 25 के बराबर या जो है या इससे बड़ा है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए इसके अकॉर्डिंग, तो आपको 40 माइनस 25 यानी 15 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू चेंज कर दें, यहाँ पर आप बाई की वैल्यू क्या कर लें 39 कर लें, और x की वैल्यू यहाँ पर अगर मान लेते हैं 26 कर दें, क्योंकि भाई x तो 25 से बड़ा है और बाई 40 के बराबर या इससे छोटा है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख के देख लीजिए, क्या ये आपको यही वैल्यू मिलेगी, आपको 15 मिल जाएगी। 39 माइनस 26 आप कर लीजिए, जब आप इसमें से घटाएंगे तो आपको 13 प्राप्त होगा। यानी कि आपका बी वाला जो है यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला भी गलत हो जाएगा कि बाई माइनस एक्स 15 से बड़ा है, ये गलत हो जाएगा। बाई माइनस एक्स 15 से छोटा या उसके बराबर है, यानी कि 15 से छोटा या उसके बराबर है। देखिए ये जो हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर जो वैल्यू मानी है, जैसे हमने बाई की वैल्यू मानी मान लीजिए 40 और एक्स जो है 25 के बराबर या उससे बड़ा है, तो एक्स की मानी 25, तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हुआ, इनका अंतर बाई माइनस एक्स का 15 प्राप्त हुआ। अब अगली बार हमने
y की वैल्यू थोड़ी कम कर ली और x की वैल्यू 25 से थोड़ी ऊपर बढ़ा दी, तो हमें अंतर कितना प्राप्त हुआ, 13 प्राप्त हुआ। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि y माइनस एक्स 15 से छोटा या उसके बराबर है। तो यहाँ पर सी वाला जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 51वें का आंसर है आपका सी वाला। 52वां प्रश्न है अब आपका, ईना अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई। उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी हैं और ईना से जो 13 वर्ष की है 24 वर्ष बड़ी हैं। ईना के पिता का किस उम्र में विवाह हुआ था? देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पर एक तरफ ईना है, दूसरी तरफ उसकी मदर है और यहाँ पर उसके फादर हैं। यहाँ पर सिंपली जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। यानी कि ईना 13 वर्ष की है वर्तमान में, अभी 13 ईयर की है, ठीक है। और इसकी माँ जो है इनसे कितनी 24 साल बड़ी है। भाई ये इनकी माँ जो है इनसे कितनी बड़ी है, यानी इससे 24 ईयर बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, 13 और 24 कितना हुआ, 13 प्लस 24, ये आपका जो हो गया ये हो गया 37। यानी अभी इसकी माँ जो है 37 ईयर की है। यहाँ पे बोला गया इसके पिता, यानी कि ये जो है अपने हस्बैंड से 3 साल छोटी हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इनके हस्बैंड इनसे 3 साल बड़े होंगे। यानी हस्बैंड इनके कितने के हैं, 40 ईयर के हैं। अब देखिए ध्यान से सुनना, ईना अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई। यानी कि ये 4 वर्ष बाद पैदा हुई है ईना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये 13, यानी कि जब इनका जो विवाह हुआ होगा, अब इनका विवाह का अपडेट निकाल लीजिए, यानी इनकी माता और इनका डिफरेंस निकल आया, तो इनका विवाह कब हुआ होगा और वो हम लिख लेते हैं 40। ईना अभी कितने की है, ईना अभी 13 साल की है और ये अपने माता पिता के विवाह के 4 साल बाद पैदा हुई। यानी 13 प्लस 4 हो गया इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 40 में से जब आप इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 17 और इसको इससे जब करेंगे तो 23 ईयर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इनके माता पिता का शादी है वो 23 साल पहले हुआ है, 23 ईयर पहले, 23 वर्ष पहले। तो आंसर है यहाँ पर 52 का आपका बी वाला। 53वां प्रश्न है अब आपका, राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए धनराशि थी, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उस खास हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया। राकेश अपने पास की धनराशि से 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सका। खुदरा व्यापारी द्वारा प्रस्तावित छूट कितनी थी? देखिए हमेशा याद रखना, जो डिस्काउंट है, छूट जो है आपकी वो मार्क प्राइस पर दी जाती है। डिस्काउंट हमेशा आपको एमपी पर मिलता है, सीपी पर नहीं। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, यानी जिस प्राइस पर कोई दुकानदार कोई वस्तु खरीदता है वो उसका कॉस्ट प्राइस है। और एमपी का मतलब हो गया मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य। तो यहाँ पर ध्यान देना, यानी कि एक मोबाइल का मान लेते हैं, यानी कि आपका जो एक मोबाइल हैंडसेट है इसका जो मार्क प्राइस है, यानी मार्क प्राइस इसका मान लेते हैं कितना है, ये आपका 1 रुपये है, 1 रुपये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 10 मोबाइल का कितना हो गया भाई, 10 मोबाइल का जो मार्क प्राइस हो गया आप लगा लीजिए, 10 मोबाइल का एमपी यानी मार्क प्राइस आपका कितना हो गया, ये हो गया 10 रुपीज़। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? आगे बोला गया है कि भाई अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसने 8 मोबाइल खरीदे हैं, यानी 8 मोबाइल का कितना हो गया, 8 मोबाइल का आपका हो गया यहाँ पर मार्क प्राइस आपका कितना हो गया, मार्क प्राइस आप कर लीजिए मार्क प्राइस, ये हो गया 8 रुपये हो गया, ठीक है, क्योंकि हम 1 रुपये मान के चले हैं, एज्यूम किया है हमने। तो 10 मोबाइल 10 मोबाइल हैं यहाँ पर आपके, और ठीक है ये किस में दे दिए गए हैं, 8 रुपये में दे दिए गए हैं। 8 रुपये में दुकानदार ने किसको, राकेश को ये दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ, आप निकाल लीजिए यहाँ पर कितना डिफरेंस आया, 2/10 यानी 10 मोबाइल हैं यहाँ पर इंटू 100। यहाँ पर जब आप इसको करेंगे तो आपको 20% यहाँ पे आंसर प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर जो मोबाइल हैंडसेट है इस पर 20% की छूट इसे दी गई, तब ये 8 रुपये में 10 मोबाइल खरीद पाया है। तो यहाँ पर आंसर होगा यहाँ पर 53 का बी वाला। 54वां प्रश्न है अब आपका, दिया गया है कि 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है, बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक 53 था जिसे भूल से 83 पढ़ा गया, संशोधित औसत अंक कितना है? अब देखिए यहाँ पर जो 100 स्टूडेंट हैं आपके, ठीक है, इनका जो एवरेज है, एवरेज बताया गया कितना है यहाँ पर 40 है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि एक स्टूडेंट इसमें ऐसा था जिसका अंक 53 था, लेकिन हमने क्या पढ़ा, उसे 83 पढ़ा। 53 को हमने क्या पढ़ा, 83 पढ़ा। यानी कि हम यहाँ देखेंगे इसको 30 ज़्यादा मिल गए। भाई इसको जो है 30 + 30 का जो डिफरेंस इसमें आ रहा है, भाई इससे 30 अंक जो है जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा मिल गए।
इसका मतलब क्या है, जब 30 इसको ज़्यादा मिले हैं तो ये जो 30 का जो डिफरेंस आया है इसने 100 स्टूडेंट के एवरेज को भी प्रभावित किया होगा, ऑब्वियसली बात है इसको भी प्रभावित किया होगा। तो 30 को अब हम इसमें से निकाल लेते हैं 100 में से, तो 30/100 यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 0.3 का यहाँ पर क्या होगा, ये लेस होगा, इसमें से 0.3 का लेस होगा, क्योंकि यहाँ पर हर किसी विद्यार्थी को 30 का जब एवरेज मिला है तो यहाँ 0.3 अंक मिले हैं हर किसी विद्यार्थी को, 100 के 100 को। अब चूंकि यहाँ पर त्रुटि को मैं संशोधन करना है तो यहाँ पर 0.3 का इसमें से हमें लेस करना पड़ेगा। तो 40 में से अब आप 0.3 का लेस कर दीजिए, 40 - 0.3, ये आपका आ जाएगा 39.7, यानी कि अब आपका जो औसत अंक बनेगा संशोधित वाला ये होगा 39.7। तो यह आपका 44 का आंसर होगा यहाँ पर बी वाला। 55वां प्रश्न है अब आपका, यदि बी से आगे यानी बी समेत अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों यानी लोअर केस में लिखा गया और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए तो वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर उत्तरार्ध के प्रथम मास, उत्तरार्ध का मतलब क्या है कि सेकंड हाफ, ध्यान देना, उत्तरार्ध का मतलब हो गया सेकंड हाफ, ठीक है। सेकंड हाफ का मतलब क्या हो गया, यानी कि पहले 6 महीने कौन से होते हैं, पहले 6 महीने जो आपके होते हैं 1 to 6 आपके जो मंथ जो होते हैं ये आपके जनवरी टू जून होते हैं, ठीक है। अब सेकंड हाफ का मतलब क्या हो गया, यानी जुलाई से लेकर आपका दिसंबर तक, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो यहाँ पर इसका प्रथम मास कौन सा हो गया, जुलाई हो गया, तो जुलाई को पूछा गया है। अब प्रश्न में बोला गया है कि जो आपका इवन लेटर होगा, यानी कि ABCD जो आपकी वर्णमाला अल्फाबेट है इनमें आपका जो इवन लेटर है बी से आगे वाले, तो ये बोला गया है कि बी जो है यहाँ पर कैसा होगा कि ये आपका लोअर केस में होगा, यानी बी छोटी बी बनेगी यहाँ पर, और बाद बाकी बी के बाद सी जो होगा कैपिटल आएगा, यानी कि इवन जो लेटर होगा वो लोअर केस में होगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इवन जो लेटर होगा आपका, ठीक है, इवन वाला जो अल्फाबेट होगा आपका इवन लेटर, ये आपका होगा आपका किसमें, यानी कि ये लोअर केस में होगा, और इसके ऑड, इससे आगे वाला ऑड जो लेटर होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑड जो होगा वो अपर में होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं लिख के बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखी जाएगी क्योंकि बी से स्टार्ट होगा ये, तो बी आपकी क्या बनेगी, बी आपकी स्मॉल बी, ठीक है, सी कैपिटल बी यानी कि अपर केस में लिखी जानी है। इसके बाद फिर से वही डी जो है आपकी स्मॉल लोअर केस में, ई फिर से आपकी क्या है कैपिटल में लिखी जाएगी, अपर केस में लिखी जाएगी। इसके बाद एफ जो है आपका क्या आएगा, स्मॉल में आएगा, जी जो है आपका अपर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा आपका एच जो है आपका स्मॉल में, आई जो है आपका कैपिटल में लिखा जाएगा, फिर आएगा आपका जे आएगा, यानी कि ये जे हो गया, जे स्मॉल में हो गया, के जो हो गया आपका क्या है के कैपिटल में हो गया यहाँ पर, एल जो है यहाँ पर आपका क्या है एल स्मॉल में हो गया। इसके बाद एम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम आपका यानी ऑड है तो ये अपर में हो जाएगा, ठीक है। एन यहाँ पर आपका जो है लोअर लेटर में हो जाएगा। इसके बाद ओ जो है आपका ये भी आपका क्या है यानी अपर में हो जाएगा। इसके बाद पी वाला है आपका, ठीक है, क्यू आपका जो है ये भी आपका अपर में हो जाएगा। इसके बाद क्यू के बाद क्या है आर स्मॉल में हो जाएगा, एस जो है कैपिटल में हो जाएगा अपर में हो जाएगा। एस के बाद क्या आता है टी आता है, ठीक है, टी स्मॉल में हो जाएगा। फिर आपका यू फिर से आपका कैपिटल में हो जाएगा, फिर आपका वी आएगा, ठीक है, डब्ल्यू आपका फिर से आपका यहाँ पर कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद एक्स स्मॉल हो जाएगा और बाई जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और जेड आपका यहाँ पर फिर से स्मॉल में हो जाएगा। अब चूंकि हमें सेकंड हाफ के बाद प्रथम मास जुलाई का निकालना है तो जुलाई का आप निकाल लीजिए। जुलाई के लिए कौन कौन से बनेंगे यहाँ पर, तो इसी तरह से यानी स्मॉल जे लोअर केस वाला जे आएगा यहाँ पर, जुलाई का आप निकाल लीजिए, यानी कि यहाँ पर एक लोअर केस का जे आएगा। यू के लिए कौन सा आएगा, यू के लिए अपर केस वाला आएगा, यानी कि ये यू अपर केस वाला जाएगा। एल के लिए ये वाला एल आएगा स्मॉल वाला, ठीक, यानी लोअर केस वाला एल आएगा। बाई के लिए कौन सा होगा, बाई के लिए कैपिटल बाई, यानी कि ये कैपिटल बाई। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये आपका एल जो है इसी तरह से लिखा जाता है सिस्टम पर, और ये आपका ये अपर केस में है, ये लोअर केस में है, तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन होगा। बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, इसी तरह से एग्जाम में लिखकर देख लेना है। यानी बी से आगे के अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर जो है छोटे अक्षरों में है और शेष अक्षर क्या है बड़े में लिखे गए हैं, यानी इसी तरह से इस पैटर्न पर लिखने हैं आपको और बाद में इनको चिन्हित करके अपना जो है यहाँ पर ये आंसर निकाल लेना है। तो आपका 55 में का आंसर होगा आपका डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को
लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।